नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका के कार्यक्रम में विमोचन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे सुनिए। मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत यहाँ आज इस अवसर पर स्वागत करता हूँ और काउंसिल और एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEW के अधिकारियों को विशेष रूप से आप लोगों ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। और ये आज का अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आज जिस प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं अभी हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि PM सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक, यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं UPCL उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में, जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है, एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा
अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं सीईडब्ल्यू की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना भर मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी लाई जाए, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाया जाए तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान किया जा सके। और जब हम राज्य का बजट बना रहे थे उस समय मैंने अपने राज्य के सभी जो स्पेशल जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उनको मैंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे पास और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर अब हमारा स्थायित्व आ गया है, यानी कि ठहराव आ गया है, तो उनसे आगे हमको निकलना होगा। इसी प्रकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको निश्चित रूप से हमें उपयोग में लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के सामने एक प्रेरणादायक एवं एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में पिछले 4-5 सालों में जो काम हमने किए हैं, जो भी डिसीजन यहाँ लिए हैं, उन सभी। तो अब देहरादून से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है और जहां आज शाम लगभग 4:30 बजे देहरादून में उनका आगमन होगा। जहां आपको बता दें कि सरकार से जुड़े अहम बैठकें आज प्रस्तावित है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में 2 प्रमुख बैठकों का आयोजन होगा और जहां प्रदेश के कोर ग्रुप के साथ भी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल समूह के साथ भी सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी और जहां संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ आगामी चुनावी रणनीति और संगठन के विस्तार पर मंथन होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां आज वे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जहां उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भव्य स्वागत भी किया जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, आज बेहद ही अहम दौरा नितिन नवीन जी का शुरू होने वाला है और जहाँ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पे वे आने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? दिवसीय दौरा आज से शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिवसीय दौरे पर कई बैठकें बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। आज जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे, 2 महत्वपूर्ण बैठकें उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएंगी। पहली बैठक में पार्टी के बैठक यहाँ पर होगी, जो प्रदेश का पार्टी का कोर ग्रुप है वो इस बैठक में सम्मिलित रहेगा। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ पर रहेगी और इन दोनों ही बैठकों को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कर ली गई है। पार्टी की तरफ से कार्यालय में जो बैठकें के जो हॉल है उन सभी को यहाँ पर विशेष रूप से सज्जित यहाँ पर कर दिया गया है और कल तो जो 2 दिन की जो बैठकें उनकी यहाँ पर रहेंगे, उसके सभी जो दिशा निर्देश है, जो सभी सूचनाएं वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। सभी मोर्चों के जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक में यहाँ बैठक रहेगी। सबसे पहली जो बैठक कल यहाँ पर होगी वो सांसद विधायकों के साथ यहाँ पर होगी, यानी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सभी से यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा यहाँ पर करेंगे। किस प्रकार से कामकाज अभी तक यहाँ पर चला, उस कामकाज की बातचीत यहाँ पर रहेगी और चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, उन चीजों की समीक्षा उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी। लगातार सरकार के स्तर पर जो प्रयास और संगठन के स्तर पर जो प्रयास किए गए वो इसी रूप से है कि पार्टी इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैसियत पूरी कर सके। उसके लिए पहले से ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। उनकी तरफ से जो कमेटियां बनानी गई थी उन सभी का निर्णय यहाँ पर कर लिया गया था, उन सभी का गठन यहाँ पर हो चुका है
और अब ये समझा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से जो चुनाव के मोड में है, उसमें बीजेपी चाहती है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो इसी तरीके से ऊर्जावान रहे, उत्साहित रहे, ताकि चुनाव तक जो जनता को लामबंद करने का जो लक्ष्य उनकी तरफ से रखा गया, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सके। और ये माना जा सकता है कि 27 के चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा पार्टी के लिहाज से, चुनाव की रणनीतियों के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार ये दौरा करता हुआ नजर आएगा। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर शासकीय आवास पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। जहां बैठक में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था और संगठनात्मक तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया है। आपको जानकारी देते चले कि सभी नेताओं ने कार्यक्रम सफल बनाने और कार्यकर्ताओं के समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर दिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के समेत बड़े नेता काफी उत्साहित हैं और जहां आज लगभग शाम को 4:30 बजे के करीब वे उत्तराखंड पहुंचेंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि यह अब तक की किसी सरकार के द्वारा की गई सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। सरकारी नौकरियां देने का काम किया, जो कि आज तक की सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में, हमारा फोकस उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके, जिससे हमारे पलायन की समस्या दूर हो सके। और सरकारी नौकरियों में आपने देखा जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30,000 से ज्यादा अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, जो कि आज तक किसी भी सरकार में कंबाइंड अगर आप देखेंगे इतनी नौकरियां नहीं निकली। उसी के साथ साथ जो धरातल पे हमारी योजनाएं, चाहे बागवानी के लिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से हो, फिशरीज से हो, चाहे वो होम स्टे के माध्यम से हो, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से हो, हर विभाग ने कहीं ना कहीं एक कोशिश करी है और एक अच्छी कोशिश करी है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। अगर मैं सिर्फ अपनी विभाग की बात करूँ तो मैंने जो सदन के अंदर भी डेटा दिया है कि पिछले 4 साल में 27,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार से विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्षम हो पाए हैं। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक कोशिश रही है, इस सरकार की कोशिश रही है कि हम जो है वो सारे वादे जो 2022 में जनता से किए गए थे, पहाड़ को समृद्ध बनाने के लिए, पहाड़ में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए, एसएचजी की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा है। सरकार जब से खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई एसओपी को लागू कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि यह व्यवस्था केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब तो वहीं आदि कैलाश मार्गों पर भी प्रभावी होगी। और जहां प्रशासन ने मार्गों की क्षमता तय करते हुए सीमित संख्या में पशुओं की अनुमति को दिया है और जहां केदारनाथ में 5,000 तो वहीं हेमकुंड पर 1,050 और यमुनोत्री 595 पशु ही अब चल सकेंगे। जहां सभी पशुओं का पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण तो वहीं सूक्ष्म पहचान चिप अनिवार्य की जाएगी। जहां बीमार, घायल या अधिक भार ढोने वाले पशुओं के उपयोग पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जहां पशु क्रूरता पाए जाने पर भी लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट और एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है। जहां आपको जानकारी दे दें कि सूर्यास्त के बाद मौसम खराब होने में पशु संचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा।
खबर देहरादून से है, जहां स्थित आरटीओ कार्यालय में डिजिटल लॉबी का उद्घाटन कैबिनेट के मंत्री परिवहन प्रदीप बत्रा ने किया। जहां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लॉबी शुरू होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और आरटीओ कार्यालय में भी अनावश्यक भीड़ व दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। आरटीओ ऑफिस देहरादून में आज डिजिटल लॉबी का इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, टैक्सेशन के लोग आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी डिजिटल ऑफिस का जो है यहाँ पर आज हमने इनॉग्रेशन किया। और आने वाला समय डिजिटल इंडिया का ही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि भारत डिजिटल होना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ डिजिटल भूमि उत्तराखंड होना चाहिए। तो उसी के तहत ये एक पहला कदम है और अच्छा कदम है। कहता हूँ कि लोगों को वेटिंग एरिया एक अच्छा मिलेगा, सुविधाजनक मिलेगा, एसी मिलेगा। तो जो लोग अपना काम कराने आएंगे उनको एक अच्छा एक फील गुड की भावना उनके मन में आएगी। और लाइन सिस्टम जो है हम लोग ख़त्म किया गया है, टोकन सिस्टम लोगों ने शुरू किया है। आपको आते ही टोकन मिल जाएगा, अपना अप्लाई करें, उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो टोकन डिस्प्ले हो जाएगा उसमें और आप अपना नंबर देकर आप लोग अपना जो भी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सकते हैं। तो इसमें तो एक पहले एक लाइन सिस्टम की सिस्टम खत्म करने की और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए बहुत अच्छा कदम है। तो इसके लिए मैं यहाँ आज आरटीओ ऑफिस आया था, तो यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी। ईद के पर्व को देखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और जहां पूरे नगर क्षेत्र में 5 जोन, 11 सेक्टर और 35 सब सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, जहां पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त और निगरानी के निर्देशों को भी जारी कर दिया गया है। ईद उल जुहा का जो पर्व है 28 तारीख को संपूर्ण देश के साथ ही उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। जनपद देहरादून में पुलिस के स्तर पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। संपूर्ण जनपद स्तर में करीब 6 सुपर जोन में और करीब 27 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी या अन्य सर्कल अफसर के अधिकारी भी लगाए गए हैं। सभी शांति समिति की बैठकों में जितने भी हमारे विस्तृत आबादी क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता की जा रही है। इस प्रकार ईद उल जुहा का पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। सभी वर्गों का सहयोग लेकर देहरादून पुलिस पुख्ता इंतजाम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करेगी। खबर देहरादून से ही है, जहां बकरा ईद के पर्व को लेकर सुबह से ही शहर में उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है। जहां मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की तैयारियां पूरे जोरों से चल रही है, तो वहीं लोग एक दूसरे को बकरा ईद की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी के नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने सभी नागरिकों को बकरा ईद की शुभकामनाएं दी। कि कुर्बानी का त्यौहार है, सादगी से मनाया जाता है बहुत। तो लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारी किसी भी चीज़ से हमारे किसी पड़ोसी को परेशानी न हो। ईद को बहुत शांति से मनाएं और मेरा निवेदन भी है कि जो भी प्रतिबंधित जानवर हैं, कोई भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करने की सोचे भी नहीं। लॉ भी ख़तरनाक है और उलमाओं ने भी उसके लिए सख्ती से मना किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग समझदारी हो भी गए हैं, लोग समझदार अब समझदारी से काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगले 3 घंटों के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी को जारी किया गया है और जहां देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले के कई इलाकों में येलो अलर्ट को घोषित कर दिया गया है। जानकारी देते चलें कि रुड़की, लक्सर, डाक पत्थर, चक्राता, लाखा मंडल और त्यूनी समेत तमाम जगहों के लिए क्षेत्रों में तेज हवाएं, आंधी और हल्की बारिश की भी संभावनाओं को जताया जा रहा है और जहां हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं और इसके साथ ही साथ बिजली कड़कने और गर्जन के साथ वर्षा की चेतावनी को भी जारी किया गया। जहां मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है, तो वहीं खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई। जब प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है, तो वहीं आपदा की स्थिति के दौरान पूरे तरीके से विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशों को जारी किया गया। सभी नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है और जहां हरिद्वार और उत्तरकाशी के लिए येलो अलर्ट को जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकेटीसी के बिल विवाद के मामले में 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जहां समिति में वित्त नियंत्रक हेम कांटपाल
अधिशासी अभियंता विपिन तिवारी और विधि अधिकारी SS बरतवाल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी राजन निथानी शामिल रहे। जहां कमेटी को 3 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा, तो वहीं यह कार्रवाई विधायक आशा नोटियाल और भाजपा के नेत्री नेहा जोशी के द्वारा लगाए गए दावों के बाद की गई। खबर देहरादून से है, जहां रेलवे स्टेशन पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद दून पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत आरोपियों को धर दबोचा गया। तो वहीं यह घटना टिकट लेने के दौरान हुई कहासुनी के बाद शुरू हुई थी और जो कि बाद में विवाद और मारपीट में तब्दील हो गई। खबर ऋषिकेश से है, जहां रेलवे स्टेशन से महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर अब स्थानीय व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रामोला के नेतृत्व में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद के नाम एक ज्ञापन ऋषिकेश के स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है। और जहां ज्ञापन में मांग की गई है कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो कि 100 वर्षों से अधिक पुराना ऐतिहासिक स्टेशन है, पुनः प्रमुख ट्रेनों का संचालन यहां से शुरू किया जाए। DRM मुरादाबाद को एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेषित किया है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये पुराना रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जिससे कि हमारे जो व्यापारी हैं, जो हमारे ऑटो चालक भाई हैं, जो छोटे व्यापारी जो आसपास के इलाके में काम करते हैं, उनको इसका लाभ मिले। क्योंकि अभी जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो सब योगनगरी एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन से हमारी संचालित हो रही हैं। तो हमारा ये मांग है कांग्रेस पार्टी की ओर से, यहाँ से कुछ और ऐसी ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ 2 ही ट्रेन यहाँ से चल रही हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ रेलों की संख्या बढ़े और साथ साथ रेलवे की संपत्ति के आगे यहीं पर रेलवे के ही अधिकार क्षेत्र में जो आता है एक बटल नेक है, उसको भी रेलवे खोले। ये हमने आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की। आज बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ कांग्रेस जनों ने स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन दिया। कहा गया कि पुराना रेलवे स्टेशन जो 100 वर्षों से पुराना है, इस रेलवे स्टेशन को बचाया जाए और यहाँ पर जो ट्रेनें बंद कर दी गई है, केवल 2 ट्रेनें यहाँ पर आती है, उन ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त और भी ट्रेनें दी जाए, ताकि यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के व्यापार को, यहाँ के ई-रिक्शा और तमाम रिक्शा चालकों को, टेम्पो वालों को, सबको प्रॉफिट हो। हमने ज्ञापन रेल मंत्री और DRM मुरादाबाद को सौंपा है और उनसे मांग की है किसी भी तरह से करके इस रेलवे स्टेशन को बचाया जाए और यहाँ पे ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाई जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।